हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल। ठीक है ना। चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल मैं 2 पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। ये पार्ट 1 है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है इसमें, इसलिए अपन 1 बाय 1 करके, हो सकता 2 की वजह से 3 पार्ट भी हो जाएंगे। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिशन के लिए भी। तो इसमें हम न्यूमेरिकल ज़्यादा करवाएंगे। ओके, तो बेसिक से, एकदम बेसिक से, छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं अपन, कठिन की तरफ चलेंगे, हार्ड की तरफ चलेंगे। और स्टार्टिंग करते हैं अपन। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं कई बच्चों के नाम हैं, जैसे अविरल मिश्रा है, और महावीर सैनी है, और समीर योगी है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर जुड़े हैं, सचिन यादव, ठीक है ना। और मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अगले वीडियो में आपके सबके नाम लूँगा मैं देख के, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है। सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि अगर हम पृथ्वी को, ध्यान से सुनना, पृथ्वी को एक गोलाकार चालक माने, पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी क्या निकालनी है, आपको धारिता निकालनी है। धारिता की गणना करो। तो गोलीय चालक, कोई भी गोलाकार चालक है और इस पे प्लस आवेश है, ठीक है ना, या जो भी है, इसके जैसे मान लो प्लस आवेश है, तो इसकी धारिता हमने आपको बताई थी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये सूत्र बताया था गोलीय चालक की धारिता। अब वही इसमें कह रहे हैं, पृथ्वी को एक गोलाकार चालक माने तो इसकी धारिता क्या होगी। तो पृथ्वी को गोलाकार चालक माने तो इसकी धारिता आपसे पूछी है, तो इसकी धारिता क्या होगी वो हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। अब आप ऐसे समझो कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। ये जो है ना, ये कैपिटल R, ये चालक की त्रिज्या होती है। अब हम चालक की जगह पृथ्वी ले रखी है ना, तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या होगी, चूंकि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R, ये लगभग 6400 किलोमीटर लेते हैं। कितनी लेते हैं, 6400 किलोमीटर। अब इसको मीटर में बदलोगे ना तो 3 जीरो और आ जाएंगे। अब ये मीटर में आ गई, हम इसको लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁵ मीटर। ये तो हो गई आपकी पृथ्वी की त्रिज्या। अब धारिता पूछिए आपसे, तो C बराबर क्या मान लो, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, C का फॉर्मूला क्या बताया हम आपको, C का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁹9, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसको पलट दें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 इंटू 10⁹9, ऐसे। तो वही सिस्टम यहाँ पे है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹9। और R की वैल्यु क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 64 इंटू 10⁵। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 64/9 इंटू ये 10⁻, ये है आपकी प्लस की 9, ये प्लस की कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो नीचे कितनी बचेंगी, 10⁻4, ऊपर जाएंगी तो 10⁻⁻4। ओके, 9 का भाग लगाओ तो ये हो जाएगा आपका 7.11 गुणा 10⁻⁻4 फेरेड। समझ गए ना। यहाँ छोड़ दो, या फिर आप ऐसे समझो। अब आप ये बताओ, -4 का मतलब समझते हो, इसको कैसे लिखोगे। ये आ जाएगा आपका 0.000711 फेरेड। अब ये क्वांटिटी देखो, 0.000711, ये क्वांटिटी, ये राशि देखो 1 से भी छोटी है। अब सोच के देखो, पृथ्वी इतनी बड़ी है, फिर भी उसकी खुद की धारिता 1 फेरेड नहीं है। तो फेरेड जो है ना, सबसे मतलब फेरेड जो है ना, धारिता का बड़ा मात्रक होता है। अगर हम यहाँ से दशमलव हटा लेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी 711 गुणा 10⁻⁻6 फेरेड। और -6 फेरेड को अपन क्या लिख लेंगे, माइक्रो, तो 711 माइक्रो फेरेड। तो पृथ्वी की धारिता क्या हो जाएगी, 711 माइक्रो फेरेड, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, सेकंड न्यूमेरिकल ये है कि 1 फेरेड धारिता के गोलीय चालक, 1 फेरेड धारिता के गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। कितनी होगी, नहीं समझे। एक ऐसा चालक है जिसकी धारिता 1 फेरेड है और उसकी त्रिज्या आपको बतानी है। तो अब आपसे क्या कह रहे हैं, क्या आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिया गया है सबसे पहले तो यहाँ पे धारिता C बराबर 1 फेरेड दे रखी है।
त्रिज्या आपको निकालनी है, ठीक है ना। फिर से वही फॉर्मूला, c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। c की जगह क्या रखोगे 1, और इसकी जगह अभी बताई थी 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू r। ये जो है ना भाग में रखा है ना, तो यहाँ गुणा में आ जाएगा, तो r बराबर कितना बच जाएगा, r बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 पे घात 9 मीटर। अब आप सोच के देखो 9 गुणा 10 पे घात 9 का मतलब समझते हो ये मीटर, बहुत हो गया ये। किलोमीटर में भी बदल सकते हो आप इसको, किलोमीटर में बदलोगे तो 3 घातें कम हो जाएंगी, 10 पे घात 6 रह जाएगी। तो इतने किलोमीटर है ये, इतने किलोमीटर का गोला अपनी अलमारी में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देना आता है, हम इसे अपनी अलमारी में नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत। नोट कर लो दोनों न्यूमेरिकल को। अब अपन बात करते हैं कुछ आगे के न्यूमेरिकल की। तो थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, थर्ड न्यूमेरिकल ये है, यदि एक गोलीय चालक है, उसकी गोलीय चालक की वायु में धारिता है 2 पिकोफैरेड, वायु में धारिता कितनी है 2 पिकोफैरेड, तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता हो जाती है 12 पिकोफैरेड हो जाती है, तो माध्यम के परावैद्युतांक का मान कितना होगा। तो हमने आपको जब ये थ्योरी पढ़ा रहे थे तो डेरिवेशन में ये बताया था कि कोई भी चालक है, अगर हम उसको किसी माध्यम में रख दें तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो देख रहा है यहाँ पे वायु में 2 पिकोफैरेड, माध्यम में 12 पिकोफैरेड, तो वही कह रहे हैं कि उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा। तो उसके लिए हम आपको बता दें, दिया क्या है, वायु में धारिता 2 पिकोफैरेड, माध्यम के लिए सफिक्स में m लगा लो, माध्यम में धारिता 12 पिकोफैरेड, परावैद्युतांक एप्सिलॉन r, परावैद्युतांक को कैपिटल K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल K से। तो ये आपसे पूछा है, तो वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन हम आपको थोड़ा डिटेल बताते हैं। c बराबर अभी मैंने बताया था, कि c बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r त्रिज्या है। माध्यम की बात करें तो c सफिक्स m, तो c सफिक्स m बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r और कैपिटल R। ये पता चला क्या है, या फिर हम आपको एक स्टेप और बता देते हैं, ध्यान देना। माध्यम की बात करेंगे ना तो एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन m आ जाएगा, ठीक है ना, और एप्सिलॉन m की जगह क्या रखोगे, एप्सिलॉन m का मान होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, ये बताया हुआ है पहले ही चैप्टर में, ठीक है ना। अब इसके बाद ये मान जब यहाँ रखोगे तो c सफिक्स m बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r और कैपिटल R, इसकी जगह और इसकी जगह, ठीक है ना। इसकी जगह क्या रख सकते हैं अपन c, देखो एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r, इसकी जगह क्या हो जाएगा c। तो c सफिक्स m की वैल्यू क्या हो गई, c सफिक्स m की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन r और c, इनके मान रख दो। c सफिक्स m की वैल्यू कितनी है 12, एप्सिलॉन r, c की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 12 काटोगे 6, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो परावैद्युतांक कितना हुआ 6, परावैद्युतांक को कैपिटल K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो K की वैल्यू हो जाएगी 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ओके, फिर इसके बाद अपन बात कर रहे हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, नोट कर लेना इसको, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। अगले सवाल में कह रहे हैं 2 भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के, ध्यान से सुनना, 2 भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात कितना है, 1:2 है, तो इनकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या लिखोगे कि भाई दिया है V1 अनुपात V2, 2 गोले हैं वो भी चालक हैं और उनके विभवों का अनुपात कितना है 1:, तो V1 बटे V2 कितना हो जाएगा 1/2। पूछा क्या है C1 बटे C2, धारिताओं का अनुपात पूछा है। तो ध्यान दो जरा, यहाँ पे C बराबर होता है Q/V, तो C1 कितना हो जाएगा, C1 हो जाएगा Q1V1, तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा आपका C1V1। ओके, तो Q2 कितना हो जाएगा C2V2। अब ध्यान देना,
सवाल में क्या कह रहे हैं कि दोनों पर आवेश कैसा है, समान है। दोनों पे आवेश कैसा है, समान है। तो Q1 Q2 समान हो जाएंगे ना। जब Q1 Q2 समान है तो फिर ये C1 V1, Q1 का मान रखो यहाँ पे, Q1 का मान है C1 V1 बराबर Q2 का मान है C2 V2। ओके, बोलो भाई। तो इधर आ जाएगा C1 बटे C2 बराबर इधर हो जाएगा V2 बटे V1। अब यहाँ देखो V1 बटे V2 का मान 1 बटे 2 है, तो फिर V2 बटे V1 का कितना होगा, 2 बटे 1। तो V2 बटे V1 की जगह क्या रखोगे, V2 बटे V1 की जगह रखोगे 2 बटे 1। तो आंसर हो जाएगा C1 अनुपात C2 बराबर 2 अनुपात 1। आपसे पूछा था धारिताओं का अनुपात क्या होगा, तो धारिताओं का अनुपात ये होगा। कब पूछा था, जब दोनों गोलीय चालकों पर समान आवेश हो। समान आवेश है तो इसीलिए हमने Q1 और Q2 कैसे कर लिए, बराबर कर लिए, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है अपने, तो 5 न्यूमेरिकल, 5 का न्यूमेरिकल, 5th न्यूमेरिकल है आपका। एक 20 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को 10 किलो वोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान क्या होगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे भाई, दिया है, क्या दिया है, धारिता कितनी, 20 माइक्रोफैरेड। माइक्रो हटाओगे तो 10 पे घात माइनस 6 लगा देना। फिर विभवांतर V बराबर कितना दे रखा है, 10 किलो वोल्ट। किलो हटा दो तो 10 पे घात 3 वोल्ट। ये तो V का मान आ गया। अब यहाँ देखो C बराबर होता है Q अपॉन V, तो Q कितना हो जाएगा, CV। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है क्या, तो आवेश ही तो पूछा है ना, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पे आवेश का मान। तो Q बराबर CV यहाँ लगाओगे ना, तो C के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 20 गुणा 10 पे घात माइनस 6। V के प्लेस पे 10 गुणा 10 पे घात 3। अब यहाँ ध्यान देना, 1 0 ये, 1 0 ये, 2 और 3 ये, 5। 5 प्लस की घातें, 6 माइनस की घातें, तो ये बच जाएगा 2 गुणा 10 पे घात माइनस 1 कूलम। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 कूलम। ओके, ये अपना आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। फिर इसमें इसके बाद आपसे पूछे 6 के सवाल में, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ध्यान से सुनना, एक समांतर प्लेट संधारित्र है और प्लेटों का क्षेत्रफल A है, इनके मध्य की दूरी D है। अब यदि प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना करें, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना कर रहे हैं भाई, 2 गुना, तथा प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी कर रहे हैं, आधी कर दी जाए, तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये बोलो कि भाई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट बटे D। कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट बटे D। प्रश्न क्या कह रहा है भाई, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है ना, नया क्षेत्रफल, वो डबल कर दें और जो नई दूरी है ना वो आधी कर दें। तो A डैश हमने मान लिया 2A और D डैश मान लिया D/2। तो धारिता C डैश कितनी हो जाएगी, A डैश एप्सिलॉन नॉट बटे D डैश। A डैश की जगह 2A, D डैश की जगह D/2। 2 पलट के ऊपर पहुंचेगा 4A एप्सिलॉन नॉट बटे D। A एप्सिलॉन नॉट बटे D किसका मान है, C का। तो C डैश कितना हो जाएगा, 4C। मतलब कह रहे हैं ना कि संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी, 4 गुना। कितनी हो जाएगी, 4 गुना, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ है। फिर इसके बाद अपन करते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है कि परस्पर 1 मिलीमीटर दूरी पर स्थित 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार चकतियों द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अब आप ऐसे समझो, गोल गोल डिस्क जानते हो, डिस्क जो CD प्लेयर में लगती थी पहले, डिस्क गोल गोल, वैसी 2 चकती हैं, हिंदी में चकती बोलते हैं और इंग्लिश में डिस्क बोलते हैं। तो वैसी गोल गोल 2 प्लेटें हैं, उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और उनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो उनको अगर अपन पास पास रख के एक को प्लस आवेश दे दें, एक को माइनस आवेश दे दें, तो वो संधारित्र बना लेंगे, ठीक है ना।
संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक पे प्लस का आवेश होता है और एक पे माइनस का आवेश होता है। तो वही है ना, इसमें दिया क्या, सबसे पहले ये बताओ, दिया है D बराबर 1 मिलीमीटर। मिली को मीटर में बदलो तो 10 पे घात -3 हो जाएगा। त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो 5 गुणा 10 पे घात -2 मीटर। ओके, अब यहां पूछा आपसे धारिता C, तो C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट बटे ओके, A के प्लस A क्षेत्रफल है बेटा, और ये वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे D। अब मान रख दो, पाई की जगह 3.14 गुणा R की जगह 5 गुणा 10 पे घात -2 का स्क्वायर, एप्सिलॉन नोट की जगह 8.85 गुणा 10 पे घात -12 बटे मान लो D की जगह 1 गुणा 10 पे घात -3। ध्यान देना, तो ये 5 का वर्ग 25 हो गया, तो 3.14 गुणा 25 गुणा 8.85 गुणा, ये अंक सब एक साथ लिख लिए, 3.14, 5 का वर्ग 25 और ये वाला 8.85, 10 पे घात -2 का वर्ग 10 पे घात -4 हो जाएंगे। तो -4 -12 -16 में से 3 घटा दो तो ये हो जाएंगी 13, तो 10 पे घात हो जाएगी -13। कितनी हो जाएगी, -13 फैरड। इनके गुणा कर लो, तो इनके गुणा करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 69 69.47 इंटू 10⁻⁻12। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये -13 थी, 12 कैसे रही, तो आप ऐसे समझो कि दशमलव यहाँ लगा होगा ऐसे, ठीक है, यही दशमलव आगे खिसक के आएगा तो 10 पे घात कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। 12 क्यों लिख दी, क्योंकि 12 से पिको बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पिको। अभी पिको फैरड लिखेंगे हम इसको, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर और करते हैं न्यूमेरिकल। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें कह रहे हैं कि एक सी धारिता के संधारित्र को V वोल्ट विभवांतर की बैटरी से संयोजित करने पर इसके प्लेटों पर आवेश क्या है, ±360 माइक्रो कूलम है। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक पे प्लस का आवेश होता है और एक पे माइनस का आवेश। ओके, फिर आगे कह रहे हैं कि विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी करने पर आवेश ±120 माइक्रोकूलम रह जाता है, तब ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं कि एक नंबर में कह रहे हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर V बताओ और संधारित्र की धारिता C बताओ। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं आवेश का मान भी बताओ, जबकि आरोपित विभवांतर को 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाए। तो 3 पार्ट हो गए इसके। पहले कह रहे हैं कि C धारिता है, V वोल्ट की विभवांतर की बैटरी है, आवेश 360 माइक्रोकूलम। अगर हम उसके वोल्टेज में विभवांतर में 120 वोल्ट की कमी कर दें तो आवेश 120 माइक्रोकूलम रह जाता है। अब 2 चीजें बताओ, तीसरी चीज फिर से बतानी है, जब विभवांतर को हम 120 वोल्ट से बढ़ा दें। तो ध्यान दो जरा, फर्स्ट पार्ट की अपन बात करें, चूंकि Q बराबर क्या होता है, CV। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, Q बराबर क्या होता है, CV। अरे भाई C बराबर Q/V, तो Q बराबर हो जाएगा CV। तो ये Q का मान कितना है, इस Q का मान, ये इस Q का मान है ±360 माइक्रोकूलम। माइक्रो हटाओ, CV बराबर हो जाएगा 360 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। कोई दिक्कत। इसी प्रकार Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, CV। V कितना, V -120। सवाल में क्या कहने हैं, अगर हम विभवांतर को 120 वोल्ट से कम कर दें तो फिर आवेश कितना रह जाता है, 120 माइक्रोकूलम। अगर विभवांतर को कम कर रहे हैं ना, तो पहले वाला विभवांतर हमने क्या माना, V,
तो कम कर रहे हैं तो v माइनस 120 कम कर रहे हैं ना, तो अब ये q डैश आवेश कितना रह जाएगा, अब ये q डैश आवेश रह जाएगा 120 माइक्रोकूलम, 120 माइक्रोकूलम। तो c बराबर CV माइनस 120 बराबर माइक्रो हटाओगे तो फिर 10 पे घात माइनस के 6 लग जाएगा कूलम। इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। अब इनके और इनके भाग कर लो। सिंपल सा लॉजिक हमें v चाहिए, सिंपल सा लॉजिक हमें v चाहिए, तो हम यहाँ कर लेंगे वही समीकरण 1/2 से, ठीक है ना। तो एक कितना है, एक है CV, भाग दो गुणा करो घटाओ जोड़ो LHS से RHS से, तो CV बटे CV माइनस 120 बराबर में आ जाओ 360 गुणा 10 पे घात माइनस 6 बटे 120 गुणा 10 पे घात माइनस 6। तो C से C कट जाएगा, ये कट गया, 12 तिया 36, 3 बच गया, तो ये बच जाएगा आपका कितना V बटे V माइनस 120 बराबर 3, ठीक है ना। क्रॉस गुणा कर लो तो 3 का इधर करेंगे तो 3V माइनस 12 तिया 36 बराबर V, ये V इधर आएगा तो माइनस का, 360 उधर जाएगा तो प्लस का, 3V में से V घटाओगे तो 2V, तो फिर V कितना हो जाएगा 360 बटे 2 कितना 180 वोल्ट। तो पहला आंसर क्या पूछा था आपसे, पहला आंसर ये पूछा था कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर V बताओ, तो V की वैल्यू कितनी हो गई 180 हो गई। ओके, अब धारिता पूछिए, तो समीकरण 1 देख लो, समीकरण 1 में क्या करो, समीकरण 1 में V का मान रख लो 180, तो ये हो जाएगा आपका कितना, समीकरण 1 से सेकंड पार्ट पूछ रहा है ना आपसे, तो CV बराबर कितना 360 गुणा 10 पे माइनस 6, V की जगह क्या रखोगे 180, तो C बराबर हो जाएगा 360 गुणा 10 पे घात माइनस 6 बटे 180, 18 दूनी 36, तो C बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 पे घात माइनस 6 फैरड, 10 पे घात माइनस 6 हटा लो तो 2 माइक्रो फैरड। एक आंसर ये हो जाएगा। तीसरे पार्ट में देखो, तीसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। तीसरे पार्ट में ये कह रहे हैं आपसे कि आवेश का मान निकालना है जबकि आरोपित विभवांतर को 120 वोल्ट से क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। यही फॉर्मूला लगा दो, यही फॉर्मूला लगा दो, बस यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका Q डबल डैश कर लो CV, V की जगह V प्लस 120, 120 क्या कर रही है, बढ़ा रहे हैं। अब हमें ये आवेश Q डबल डैश निकालना है। पहले आवेश दिया था, पहले आवेश दिया था, अब आवेश आपको निकालना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो C की जगह क्या रखोगे, ये C है ना, धारिता नहीं बदलती, आवेश के मान कम ज़्यादा होने से धारिता नहीं बदलती, तो धारिता वही रहेगी 2 माइक्रो फैरड, तो C का मान यही रख लो 2 गुणा 10 पे घात माइनस 6। पुराना वाला V कितना 180, तो 180 प्लस 120, तो कितना हो गया ये 300, कितना हो गया 300, 180 और 200 120 आपका शायद 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 दूनी 600, तो Q डबल डैश हो जाएगा 600 गुणा 10 पे घात माइनस 6 कूलम, 10 पे घात माइनस 6 मतलब माइक्रो, तो 600 माइक्रो कूलम, कितना हो जाएगा ये 600 माइक्रो। प्लस माइनस लगा सकते हैं क्योंकि संधारित्र है, एक पे प्लस का, एक प्लेट पे प्लस होता है, एक प्लेट पे माइनस का आवेश होता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ है। नोट करो इसको जल्दी से, कोई भी दिक्कत हुआ करे तो कमेंट कर दिया करो, नोट करो इसको जल्दी से। अब हम बात करते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पे। तो अगला न्यूमेरिकल क्या है आपका, 9th का न्यूमेरिकल है ये। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है ना, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेट का क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग सेमी। तो सबसे पहले तो सवाल को पढ़ते रहा करो और जो मान दिए हैं उनको नोट करते रहा करो। दिया है A, क्षेत्रफल कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो 10 पे घात माइनस 4 लगाओगे तो 2 जीरो से 2 घातें कम हो जाएंगी, तो 1 गुणा 10 पे घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर ये बच जाएगा। फिर कह रहे हैं कि तथा प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी को दर्शाते थे D से, तो ये 1 मिलीमीटर है।
मिली हटा दो तो 10 पे घात माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है ना। इस संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया तो V बराबर हो जाएगा 120 वोल्ट से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उस पे कितना आवेश संचित हुआ 0.12 माइक्रो कूलम, तो आवेश हो जाएगा आपका 0.12 माइक्रो कूलम। ध्यान देना, दशमलव हटाओगे तो ये 12 गुणा 10 पे घात माइनस 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो हटाओगे तो 10 पे घात 6 और आ जाएगा, तो 10 पे घात माइनस 6 इसका, 10 पे घात 2 इस माइनस का इसका, तो माइनस के 8 कूलम हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें कह रहे प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का परावैद्युतांक बताओ, यानी कि एप्सिलॉन आर, और परावैद्युतांक को कैपिटल के से भी दर्शाते थे तो कैपिटल के भी पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है ना। तो ये वैल्यू दे रखी है। अब ध्यान देना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होती है A एप्सिलॉन नोट बटे D। माध्यम की बात करें तो एप्सिलॉन आर का गुणा और कर लो इसमें, तो ये C हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C, और C बराबर होता है Q अपॉन V, C बराबर Q अपॉन V, ये भी होता है। तो ये C और ये C, अगर इनकी LHS बराबर है ना तो इनकी RHS भी बराबर होंगी। तो अतः A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर बटे D बराबर में Q बटे V मान रख लो इनके A की जगह, या फिर गुणा कर लो। पहले एप्सिलॉन आर चाहिए तो D का इधर भाग हो रहा है, इधर आके गुणा में जाएगा ऊपर, और ऊपर वाली चीजें ये भाग में चली जाएंगी। अब इनके मान रख लो। ठीक है ना। तो Q की जगह क्या रखोगे भाई, Q का मान ये रहा 12 गुणा 10 पे घात माइनस 8, V की जगह रख देंगे अपन क्या 120 गुणा, D की जगह क्या रखोगे 1 मिलीमीटर, और A की जगह 1 गुणा 10 पे घात माइनस 2, और यहाँ 8.85 गुणा 10 पे घात माइनस के 12। ओके, तो 12 धाई 120, ये 10 पे घात 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की 1, तो माइनस के 9 हो जाएंगे ये, और 9 3 ये, तो 10 पे घात माइनस के 12। ठीक है। और ये कितने हो गए 10 पे घात माइनस 2 गुणा 8.85 गुणा ये हो जाएगा 10 पे घात माइनस के 12, ये कट गए पूरे के पूरे। 10 पे घात माइनस 2 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 10 पे घात प्लस का 2 मतलब 100, तो ऊपर हो जाएगा 100 बटे नीचे हो जाएगा 8.85, यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो और लग जाएंगे, तो ये 10,000 हो गया। तो अब इसको काट लोगे तो काटने के बाद ये बचता है आपका, काटने के बाद ये बच जाएगा 11.3 है, कुछ भाग लगा के देखना बेटा। ठीक है ना। 11.3 ये इसका परावैद्युतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका परावैद्युतांक हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ है। अगला सवाल देखो जरा, अगला न्यूमेरिकल क्या है आपका। अगला न्यूमेरिकल कह रहे हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल कितना है। प्लेट के क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं अपन, A से। A बराबर है 2 गुणा 10 पे घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर, तथा प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है स्मॉल d 0.01 मीटर। दशमलव के 2 अंक है ना, तो दशमलव हटा लो, 1 गुणा 10 पे घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। प्लेटों के मध्य 6 मिलीमीटर मोटाई की एक एबोनाइट की प्लेट रख देते हैं, तो परावैद्युतांक, एबोनाइट मतलब कुछ परावैद्युत पदार्थ है वो भर दिया, तो T मोटाई का भर दिया, तो T मोटाई कितनी दे रखी है 6 मिलीमीटर, तो मिली हटाओगे तो 10 पे घात माइनस 3 लगा दो। एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है 3। अब इसमें कह रहे हैं धारिता बताओ, C पूछी आपसे। ये हमने तुम्हें डेरिवेशन भी करवाया हुआ है, जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में T मोटाई की कोई पट्टी रख देते थे ना, तो उसकी धारिता होती थी C बराबर A एप्सिलॉन नोट बटे D माइनस T प्लस T बटे एप्सिलॉन R, ये हुआ करती थी। समझ गए ना। इनकी वैल्यू रख लो अब, तो C A की जगह क्या रखोगे 2 गुणा 10 पे घात माइनस 2, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या रखोगे 8.85 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 बटे में आ जाओ। D की जगह कितना
1 गुणा 10 पे घात माइनस 2 माइनस टी की जगह कितना 6 गुणा 10 पे घात माइनस 3 प्लस या 6 गुणा 10 पे घात माइनस 3 बटे 3 एप्सिलॉन आर की वैल्यू, सबकी वैल्यू रख दी अपन ने, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ ये दोनों को हम घटा नहीं सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि घातें सेम नहीं है, क्योंकि घातें सेम नहीं है। इसका 2 का गुणा कर लो यहाँ पे तो ये 17.70 हो जाएगा, और माइनस के 12 माइनस के 2 माइनस के 14 हो जाएंगे। तो हम यहाँ 1 की जगह 10 कर ले रहे हैं। अगर हम इस 1 की जगह 10 कर लोगे ना तो 10 पे घात माइनस के 3 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। माइनस के 6 गुणा 10 पे घात 3 माइनस के प्लस इस 3 से 6 काट लो, 3 दूनी 6 तो 2 गुणा 10 पे घात माइनस 3। ओके, तो C बराबर हो जाएगा 17.70 गुणा 10 पे घात माइनस के 14 बटे में आ जाओ। अब देखो दोनों की घातें सेम हो गई ना, तो अब हम घटा सकते हैं। 10 में से 6 घटा दोगे तो 4 बचेंगे, तो 4 गुणा 10 पे घात माइनस 3 प्लस यहाँ कितना 2 गुणा 10 पे घात माइनस 3। अब यहाँ देखो दोनों की घातें सेम है ना, तो फिर जुड़ भी जाएंगे। ये 4 और 2 6 हो गए, 4 और 2 कितने हो गए 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 10 पे घात माइनस के 3। माइनस के 3 यहाँ से हटेंगे तो ऊपर कितने बच जाएंगे 11। तो 17.70 बटे 6 गुणा 10 पे घात माइनस के 11, ठीक है ना। बोलो भाई। अब देखो अगर हम यहाँ पे एक घात और लगा लें, एक घात और लगा लें तो ये 177 हो जाएंगे। 177.0 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 हो जाएंगे बटे 6। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, 6 से काट लो इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 5 बच गए, 6 नम्बर 54, 3 बच गए, 6 पंचो 30 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 फैरड। माइनस के 12 हटाओगे तो पिको आ जाएगा, तो 29.5 पिको फैरड ये इसकी धारिता हो जाएगी, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन बेटा मैंने पूरी की है एकदम स्टेप बाय स्टेप, समझ सकते हो आप इसको, कोई भी शॉर्ट स्टेप नहीं किया मैंने, ठीक है। नोट कर लो इसको दोनों को जल्दी से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। ध्यान सुनना, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, इसकी प्लेटों के मध्य दूरी D है। यदि प्लेटों के मध्य 3D/4 दूरी में एक एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? अब ध्यान देना, संधारित्र की धारिता या लिख लेना प्रारंभ में संधारित्र की धारिता क्या होगी? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D, यही होती है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, चूंकि संधारित्र के मध्य 3D/4 मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरने पर ये T का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? ये T का, समझ गए ना। T मोटाई का हमने क्या भर दिया? एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाला एक पदार्थ भर दिया। तो धारिता हमने C' मान ली, तो ये हो जाएगी आपकी क्या? ये हो जाएगी आपकी A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T प्लस T बटे एप्सिलॉन r। ये अब इसमें D तो D रहेगा, T की वैल्यू रख दो तो C' हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे यहाँ हो जाएगा D माइनस 3D/4 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 3D/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो। 4 एकम 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, तो C' हो जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट बटे D/4 प्लस 3D/ एप्सिलॉन r, ठीक है। 4 भी है यहाँ पे, क्या कॉमन आ जाएगा? क्यों भाई?
तो D/4 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 + 3/ε r, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो C डैश हो जाएगा आपका 4ε0/d, इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा εr, तो ये हो जाएगा εr + 3/εr, εr भी ऊपर चला जाएगा तो C डैश हो जाएगा 4εr/3 + εr, ये बच जाएगा a ε0/d, ये d उसके नीचे लगा लिया। a ε0/d किसकी वैल्यू है? C की, तो C डैश कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 4εr/3 + εr × C। मतलब ये हुआ कि जब पदार्थ भर दिया जाएगा तो संधारित्र की धारिता प्रारंभिक धारिता की इतने गुनी हो जाएगी, 4εr/3 + εr, ठीक है ना। और εr क्या है आपकी? परावैद्युतांक। εr क्या है? परावैद्युतांक, ठीक है ना, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद एक गोलीय संधारित्र है। अगला सवाल क्या है? एक गोलीय संधारित्र है, इसके बाहरी एवं भीतरी गोलों की त्रिज्याएं क्रम से कितनी है? 2 मीटर 1 मीटर। बाहरी गोले की त्रिज्या हम लोग मानते थे R2, तो R2 है आपका 2 मीटर, R1 है आपका 1 मीटर, ठीक है ना। εr कितना है? 8 है। अब आपसे कह रहे हैं कि भाई C बताओ, धारिता बताओ, तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है? 4πε0 R1R2/R2 - R1, ये होती थी। और अगर परावैद्युतांक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? परावैद्युतांक की, तो इसमें εr का गुणा और कर लो, बस इतना ही होता था, ठीक है ना। तो 4πε0 का मान होता है 1/9 × 10⁹, εr का मान 8 है, R1 का 1 है, R2 का 2 है, और नीचे 2 - 1, R2 - R1/2 - 1, तो ये तो 1 ही बच जाएगा, कोई मतलब नहीं। 8 दूनी 16/9, 10 पे घात 9 ऊपर जाएंगे तो 10 पे घात -9 हो जाएंगे, ठीक है ना। और 9 का भाग लगा लो इसमें, 9 × 1 = 9, कितनी बचेगी? 7, 0 बढ़ाओ, 9 × 7 = 63, फिर से 7, फिर से 7, तो इतना ही बच जाएगा फैरेड। 10 पे घात -9 को नैनो भी लिख सकते हैं, नैनो फैरेड, ठीक है ना। तो आई थिंक क्लियर हुआ है, नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है अपने? नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, चित्र में दर्शाए गए संयोजन की बिंदु P व N के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये P है और ये N है, इन दोनों के बीच कितने संधारित्र लगे हैं? 3, 1 2 3। ये दोनों संधारित्र जो है ना समांतर क्रम में लगे हैं, ये दोनों संधारित्र जो है समांतर क्रम में लगे, इनका जो टोटल आएगा वो टोटल इसके साथ श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, मैंने आपको करवाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। पहले तो ऐसा करो, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो और इसको C3। ये 10 माइक्रोफैरेड है, ये 20 माइक्रोफैरेड है और ये 30 माइक्रोफैरेड है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? चूंकि C1 व C2 कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। ओके, तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं अपन? बटे में, 1/C1 + 1/C2। C1 C2 को समांतर क्रम में जोड़ना है, तो 1/C1 और 1/C2 को जोड़ना है। ओके, तो हमने इन दोनों का टोटल C डैश मान लिया, इन दोनों का टोटल क्या मान लिया? C डैश। मान रख दो भाई, इसके 10 रख दो, इसका 20 रख दो, तो एलसीएम लेके कितना? रुको, सॉरी, समांतर क्रम है ना, समांतर क्रम में ये सीधे जुड़ते हैं, संधारित्र जो है ना समांतर क्रम में सीधे जुड़ेंगे, तो इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 20, 10 और 20 30, कितना हो जाएगा? 30 माइक्रोफैरेड। अब ये जो C डैश है वो C3 के साथ कैसे में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिख दो, चूंकि C डैश व C3 किस में जुड़ेंगे? श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में बटे में जुड़ते हैं भाई, 1/C डैश + 1/C3। अब ध्यान से सुनना, तो अब सारे संधारित्र आ चुके हैं ना,
तो हम इनका जो टोटल होगा ना उसको C इक्विवेलेंट मान लेंगे, C इक्विवेलेंट तुल्य टोटल। इसकी वैल्यू रखो भाई 1/30 प्लस 1/30, इसकी भी 30 है, इनका टोटल भी 30 आया। एलसीएम लोगे तो 30 ऊपर हो जाएगा 1 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, यहाँ हो जाएगा 2/30, तो 2 एकम 2, 15 दूनी 30। पलटोगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 15 माइक्रोफैरड, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 15 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी तुल्य धारिता कितनी हो गई 15 माइक्रोफैरड होगी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब इसमें देखो ये वाला क्या है, C धारिता वाले अनेक संधारित्र चित्र में दर्शाए अनुसार अनंत संख्या में संयोजित हैं। बिंदु A तथा B के मध्य कुल धारिता का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से सुनना, ये कॉम्बिनेशन देखो बेटा, ये देखो और ये देखो और ये देखो, ऐसा कॉम्बिनेशन बनना है, ऐसा ऐसा ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनना है, बात समझिए ना। और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन होंगे, अनंत कॉम्बिनेशन होंगे। कितने कॉम्बिनेशन होंगे, अनंत। ठीक है ना, तो यहां मान लो, माना तुल्य धारिता C1 है, तुल्य धारिता क्या है C1 है, C' मान लो, C1 कर लो, चलो C1 माना तुल्य धारिता C1 है। ओके, अब आप ऐसे समझो, अनंत संधारित्र लगे हैं ना, अनंत का मतलब तो बहुत सारा ढेर लगा है। ओके, अब उस ढेर में से अगर हम 1-2 संधारित्र हटा लेंगे ना तो उस ढेर पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। वैसे सिस्टम यहाँ पे अगर हम इन दोनों को बंद कर लें तो आगे जो सिस्टम बचा उस सिस्टम की तुल्य धारिता भी C1 ही होगी। उस सिस्टम की तुल्य धारिता भी कैसी होगी, C1 ही होगी। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, C1 लिख सकते हैं ना। तो फिर ये वाला जो चित्र होगा आपका वो ऐसे बन जाएगा, ये A, ये B, ये C और ये C, और इसकी जगह क्या C1, इस वाले की जगह क्या रख देंगे C1। नहीं समझे कैसे, हमने क्या कहा था, इसको हमने छिपाया था तो वो ये रखा अपनी जगह। आगे जितना भी बचा उसकी टोटल धारिता भी C1 ही होगी, तो उन सब की टोटल धारिता हमने C1 यहाँ ऐसे कर ली। अनंत को ऐसे नहीं जोड़ पाओगे तुम, कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक, समझ गए ना। अब यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ देखो, ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों किसमें हैं, श्रेणी में। तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया, ये C1 हो गया, इसको मान लिया C2 और इसको मान लो C3। ओके, अब यहाँ लिख दो क्या, चूंकि C1 व C2 किसमें है, श्रेणी क्रम में, किसमें है, श्रेणी क्रम में। ओके, तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं अभी बताया था, बटे में 1/C1 प्लस 1/C2। C2 की जगह क्या रखोगे C, C2 की जगह क्या रखोगे C। ओके, और इसकी तुल्य धारिता हमने C' मान ली, इसकी तुल्य धारिता क्या मान ली, C'। एलसीएम करा दो इसका, चलो एलसीएम हो जाएगा C1, इधर करो ऊपर C प्लस C1, पलट लो तो C' की वैल्यू आ गई C1/C प्लस C1, ये C' की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखो इनका टोटल आ गया C'। अब यही C' इस C3 के साथ किसमें होगा, समांतर क्रम में होगा। समांतर क्रम में सीधे जुड़ेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या, चूंकि C' व C3 किसमें है, समांतर क्रम में है। ओके, तो अब C टोटल कर लो, C इक्विवेलेंट टोटल, तो C' प्लस C3 तुल्य धारिता, C इक्विवेलेंट मतलब तुल्य धारिता, और तुल्य धारिता क्या मानी हमने C1, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं C1। C' का मान कितना है C1/C प्लस C1 और C3 का मान C। अच्छा, एलसीएम कितना आ जाएगा C प्लस C1, इसका इधर गुणा कर लो C1, इसका हो जाएगा C² प्लस C1, इसका इधर गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका कितना C1 प्लस C1² बराबर में C1 प्लस C² प्लस C1 कट जाएगा, ये हो गया आपका C1², ये इधर आ जाएगा माइनस का C1 और माइनस का C² बराबर कितना 0। अब यहाँ देखो C के पदों में ये द्विघात समीकरण बन गया, C के पदों में ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है ना, C के पदों में क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। ओके,
सी के पदों में ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे सीधी धारा 4 लगा के, ठीक है ना। देखो कैसे, यहां लिखेंगे अपन क्या, सीधी धारा 4g से। तो सीधी धारा 4g का मान क्या था, ऐसे लिखते थे अपन, x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे लिखते थे ना। अब यहाँ देखो x की जगह क्या रखेंगे, c1, b होता था दूसरे वाले का कोफिशिएंट माइनस c है, और c कितना होता था लास्ट वाला, a कितना होता था पहले वाले का कोफिशिएंट, पहले वाले का गुणांक तो 1 है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, c1 बराबर माइनस के b की जगह माइनस के c प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के c का स्क्वायर माइनस के 4, a की जगह 1 और यह माइनस का c स्क्वायर, तो बटे कितना 2 इंटू 1, तो c1 बराबर हो जाएगा c प्लस माइनस अंडर रूट c स्क्वायर और ये 4c स्क्वायर बटे कितना 2, तो c प्लस माइनस ये हो जाएगा 5c स्क्वायर बटे 2, तो c1 हो जाएगा c प्लस माइनस अंडर रूट 5c, c को रूट से बाहर निकाल लिया, तो c1 का मान हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, c माइनस c कॉमन ले लो चाहो तो, c कॉमन ले लो 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2, तो c1 की वैल्यू हो जाएगी c1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 और एक हो जाएगी c1 की वैल्यू c1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ये वाली वैल्यू नहीं मानी जाएगी क्योंकि इस वैल्यू से c1 की वैल्यू माइनस में आएगी, नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव धारिता होती नहीं, तो अपना आंसर ये वाला हो जाएगा। तो उसकी तुल्य धारिता क्या हो गई, वो होगी। थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है बेटा, अगर आप इसको समझ पाओगे तो ठीक, अच्छी बात है, इसको देख लेना दोबारा से, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना, ओके। तो नोट करो इसको। अब हम लोग बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल्स पे। तो अगला न्यूमेरिकल क्या है आपका, अगला न्यूमेरिकल है समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनके मध्य की दूरी कितनी है, 2.5 मिलीमीटर है। इसको 400 वोल्ट आपूर्ति से जोड़कर आवेशित किया जाता है। संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करो। अब आपको संचित ऊर्जा पूछी आपसे, ठीक है ना, तो सबसे पहले लिख लिया करो दिया क्या है। तो ए दिया है आपका कितना, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में बदल लेंगे, मीटर स्क्वायर में, तो 10 पे घात माइनस 4 का गुणा करना पड़ेगा। एक जीरो से एक घात कम हो जाएगी, तो 9 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 मीटर स्क्वायर। फिर दिया आपको दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, किससे दर्शाते थे, डी से, तो डी है आपकी 2.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर हटा दो भाई, मिलीमीटर कैसे हटाओगे, 10 पे घात माइनस 3, दशमलव का एक अंक और हटा लो तो 10 पे घात माइनस के 4, ओके। और क्या दिया है, वोल्टेज V बराबर दे रखा है 400 वोल्ट। कोई दिक्कत है क्या। अब आपसे U पूछा है, क्या पूछा है, U मतलब संचित ऊर्जा। तो U का सूत्र होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, ओके। अच्छा ये बताओ C का मान कितना होता है, C का मान होता है A एप्सिलॉन नॉट बटे D, तो C का मान यहाँ रख देंगे ना, तो फिर U का मान कितना हो जाएगा 1/2, C की जगह रख देंगे A एप्सिलॉन नॉट बटे D और इनटू में कितना V स्क्वायर। अब मान रख लो, A की जगह क्या रखोगे भाई, 9 गुणा 10 पे घात माइनस 3, एप्सिलॉन नॉट की जगह 8.85 गुणा 10 पे घात माइनस के 12, ठीक है ना। और V की जगह क्या रखोगे 400 का स्क्वायर बटे D की जगह क्या रखोगे 25 गुणा 10 पे घात माइनस के 4, ओके। चलो अब यहाँ देखो 2 से 9 25 ऐसा कर लो, 25 दूनी 50 कर लो नीचे, ठीक है ना। 9 पंजो 45 की 5 हासिल लगी 4, 9 अट्ठे 48, 9 अट्ठे 72, सॉरी 9 अट्ठे 72, 8 ने 72 एक ही चीज़ हो गई, 72 4 76 की 6 हासिल लगी 7, 8 ने 72, ठीक है ना। तो ये 72 79 दशमलव के कितने अंक, 2 अंक, ओके।
और गुणा में कितना 10 पे घात माइनस के 12 माइनस के 3 10 पे घात माइनस के 15 4 का वर्ग 16 गुणा ये कितने हो गए 10 पे घात 4 मतलब 10,000 बटे 25 दूनी 50 गुणा 10 पे घात माइनस के 4 50 से काटो 50 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200। ठीक है ना। और 16 दूनी 32 तो ये हो जाएगा 7965 गुणा 3200 गुणा 10 पे घात माइनस 4 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये 10 पे घात माइनस के 15 गुणा 10 पे घात 4 2 जीरो ये 4 जीरो ये 6 और 6 15 में से 6 घटाओ 9 9 6 15 9 बच जाएंगी 7965 गुणा 32 गुणा 10 पे घात माइनस के 9 जूल। इनके और गुणा कर लो। इनका गुणा करोगे तो आपका ये आ जाएगा कितना 6 नहीं हाँ सही है। इसका आंसर आ जाएगा आपका मैं अभी बता देता हूँ। ये आ जाएगा आपका 2.54 2.54 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 जूल। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे तो 9 थे यहाँ 6 कैसे रह गए। तो बेटा जब इनके गुणा करोगे तो एडजस्ट हो जाएंगे अपने आप, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके चलो अब इसके बाद अगला सवाल क्या है देखो। एक 600 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करा गया, आवेशित किया जाता है। फिर संधारित्र से बैटरी को हटा लेते हैं। फिर संधारित्र को एक अनावेशित 600 पिको फैरेड धारिता के अन्य संधारित्र से जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा हानि हुई। ऐसा समझो एक संधारित्र है और इसको जो है ना 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, चार्ज करा गया और ये 600 पिको फैरेड है। 600 पिको फैरेड चार्ज करने के बाद बैटरी हटा ली। चार्ज करने के बाद बैटरी हटा ली। फिर इसी संधारित्र को एक दूसरे संधारित्र से जोड़ा गया और उसकी धारिता भी कितनी है 600 पिको फैरेड और ये उदासीन है, अनावेशित है। अनावेशित मतलब इसका वोल्टेज कितना 0। तो इसको मान लो C1, इसको मान लो V1, इसको मान लो C2, इसको मान लो V2। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई दिया है C1 है आपका 600 पिको फैरेड और C2 कितना है आपका C2 है आपका 600 पिको फैरेड भी C2 है। V1 है आपका 200 वोल्ट और V2 है आपका 0। ऊर्जा हानि यानी कि डेल्टा U पूछा है। ऊर्जा हानि मतलब डेल्टा U पूछा है। तो डेल्टा U का तो हमने पूरा डेरिवेशन करवाया था, आपको बहुत बड़ा डेरिवेशन था, उसको देखना ध्यान से। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 और यहाँ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। मान रख लो C1 की जगह 600 गुणा 10 पे घात माइनस 6। ध्यान सुनना इधर देखो, पिको हटाओगे तो 10 पे घात माइनस के 12 लग जाएंगे। पिको हटाओगे तो 10 पे घात माइनस के 12 लग जाएंगे। तो यहाँ पे भी 600 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 बटे 600 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 प्लस 600 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 और यहाँ अंदर हो जाएगा आपका कितना 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना कैसे करना है। 6 छक्के 36 तो ऊपर हो जाएगा 36 पे घात 4 सॉरी 36 पे 0 कितने 4 2j गुणा 10 पे घात कितनी हो जाएगी माइनस के 24 गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ बीच में प्लस लगा है, घातें सेम है प्लस लगा तो जुड़ जाएंगे। 600 600 1200 गुणा 10 पे घात माइनस के 12 200 का वर्ग कितना 2 का वर्ग 4 2 जीरो का 4 जीरो बढ़ जाएंगे। अब ध्यान से सुनना 2 जीरो तो ये कट गए, ठीक। 10 पे घात माइनस के 12 10 पे घात माइनस के 24 तो माइनस के 12 रह जाएंगे ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और गुणा में ये हो जाएगा 36 2 जीरो ये बची 4 जीरो ये तो 10 पे घात 6 बची। ओके और ये बची आपके 4 और ये बचे आपके 10 पे घात माइनस के 12 कट गए थे 24 आते 12 बच गए बटे में क्या बच गया 12।
तो 12 तिया 36, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 गुणा 10 पे घात 6 प्लस के 10 पे घात 12 माइनस के, तो 10 पे घात माइनस के 6 बचेंगे जूल। तो 6 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 जूल, इतनी हानि हो जाएगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और थ्योरेटिकली में आपका थ्योरी में 5 का चैप्टर चल रहा है और न्यूमेरिकल आपके 4 के चैप्टर के चल रहे हैं। 4 के चैप्टर के न्यूमेरिकल का पहला पार्ट था ये, इसके आगे अपन एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे और भी आगे कई सारे न्यूमेरिकल हैं इसमें अच्छे स्टैंडर्ड के, वो सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और 5 का चैप्टर आपका चल रहा है, इसी में हम आगे बढ़ते चलेंगे। ओके, नोट करो इसको। थैंक यू।